तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ से। पिछले क्लास में हमने 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के कुछ वर्क पे हम बात कर रहे थे, जिसमें मेजर वर्क्स जैसे बहुत सारे ब्रूट्स लिखे गए। लीमन का ब्रूट भी, ब्रूट का मतलब मैंने आपको बताया था, डेट इज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो जॉफ्री ऑफ मैनमौथ का जो सबसे प्रोमिनेंट वर्क है वो है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेन है। ये भी फ्रेंच में लिखा गया, और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। ये बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट वर्क है, और इस वर्क में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस क्लास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो आपको ध्यान रखना है, विच इज कि जो किंग आर्थर है, किंग आर्थर जो कि बहुत ही डिबेटेबल कैरेक्टर भी है एक तरीके से। इनके तलवार का नाम था ना ये एक्सबर। यस एग्जैक्टली, तो एक्सकैलिबर वाज द नेम ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ किंग आर्थर। किंग आर्थर के तलवार का नाम था एक्सकैलिबर। तो आजकल भी ये बहुत पॉपुलर है, आप देखेंगे उसके टैटूज बनवाए जाते हैं, या मतलब उस तलवार जो है, आप गूगल करके, मैंने कहा था कि आप लोग देखिएगा इसको। तो एक्सकैलिबर इज वेरी पॉप, और ये इस तलवार को पॉपुलराइज करने का काम किया इस वर्क ने, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेन है। इस वर्क में इस स्वॉर्ड, इस तलवार की बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ था। जॉफरी ऑफ मैनमौथ के बाद आते हैं 13th सेंचुरी के दौरान रॉबर्ट मैनयंग ऑफ ब्रून। इन्होंने भी बहुत सारे क्रॉनिकल लिखे। क्रॉनिकल का सिंपल सा मतलब है हिस्ट्री को ही अरेंज्ड वे में, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, इस तरीके के हिस्टोरियोग्राफी ही है बेसिकली। तो इन्होंने भी इंग्लिश क्रॉनिकल्स लिखे। गिलबर्टिन मॉन्क ये थे पार्ट ऑफ कैनन, और ये हैंडलिंग सिन जो है द फर्स्ट कन्फेशनल मैनुअल इन इंग्लिश। सो दिस इज द वर्क, ये आप याद रखिएगा, हैंडलिंग सिन। तो ये पहला कन्फेशनल मैनुअल है। कन्फेशनल मैनुअल रेफर्स टू कि आप कुछ चीजों को कन्फेस कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि रियल में क्या हुआ था। तो हैंडलिंग सिन वाज द फर्स्ट कन्फेशनल मैनुअल इन इंग्लिश, जो रॉबर्ट मैनिंग ने लिखा था, ब्रून के थे ये। फिर मैनिंग्स के और भी कुछ क्रॉनिकल्स हैं। ये मैनिंग यही हैं, रॉबर्ट मैनिंग ही, ये अलग नहीं है। मैनिंग के और भी क्रॉनिकल्स हैं। क्रॉनिकल मैंने आपको बताया ही, जो हिस्टोरियोग्राफी होती है। तो इन्होंने तीन इनके मेजर क्रॉनिकल्स है। पहला है द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, अ वर्स क्रॉनिकल, तो ये पोइटिक फॉर्म में है। सेकंड है एक्सटेंडिंग थ्रू द रेग्न ऑफ एडवर्ड वन। अच्छा, किंग की क्रोनोलॉजी हम चौसर पढ़ते हुए समझेंगे कि किस तरीके से जो चौसर है वो तीन मोनार्क के अंदर रहे। तो जिसमें एडवर्ड आएंगे, रिचर्ड आएंगे, हेनरी आएंगे। तो मैन्यंग ने जो क्रॉनिकल्स लिखे हैं उसमें से एक है द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, ए वर्स क्रॉनिकल। सेकंड है एक्सटेंडिंग थ्रू द रेग्न ऑफ एडवर्ड फर्स्ट। और कुछ ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट का इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि नोट्स में ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट वेरी, वी आर नॉट वेरी मच श्योर दैट वेदर ही ट्रांसलेटेड दोज टेक्स्ट और नॉट, बट कुछ ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट का ट्रांसलेशन भी किया, तो उसको भी क्रॉनिकल की कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह ही है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में एक चीज जो हम समझ में आ रहे हैं कि ज्यादातर वर्क्स जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखे जा रहे थे, और ओल्ड इंग्लिश से लेकर के मिडिल इंग्लिश तक के जो भी किंग्स थे उनकी हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की जा रही थी। सो डेट इज द थिंग जो आपको थोड़ी सी क्लियर रहनी चाहिए। और बहुत सारे इंफॉर्मेशन रॉबर्ट मैनियंग ने अपने बारे में इस माने जो जो भी क्रॉनिकल्स उन्होंने लिखे, या जो भी वर्क उन्होंने लिखे, रॉबर्ट मैनिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो रॉबर्ट मैनियंग ऑफ ब्रून, ये ध्यान रखिएगा, ये पहली कन्फेशनल मैनुअल लिखने के लिए जाने जाते हैं, हैंडलिंग सिन, और फिर उनके क्रॉनिकल्स कुछ पॉपुलर है। हालांकि ये सारी हिस्टोरियोग्राफी बहुत ऑथेंटिक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट मैनियंग की भी, जॉफरी ऑफ मैनमौथ की भी, ये लोग हिस्ट्री में बहुत ज्यादा, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा फैंटेसी को ऐड करना, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन को ऐड करना, वो रहता था। इसलिए इनके वर्क्स हिस्ट्री होते हुए भी प्रॉपर हिस्ट्री के वर्क नहीं समझे जाते हैं। उसमें लिटरेचर का एलिमेंट आपको आता है, बिकॉज ये हिस्ट्री में फैंटेसी के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एडेड हैं। जैसे जो भी किंग रहेगा उसकी बहुत ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा तारीफ करना, और मतलब उसको बहुत ग्रेट बताना, तो ये चीजें उसमें आपको दिखती हैं।
और फिर अपने आप में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को ऐड करना। ये चीजें हैं, एक मिनट। हाँ, तो चलिए। तो ये सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है। फिर 14th सेंचुरी आता है। 14th सेंचुरी में आप देखेंगे एलिटरेटिव रिवाइवल हुआ, रिसर्जेंस ऑफ पोएट्री, वापस से फिर एलिटरेटिव पोएट्री जो है वो लिखी जाने लगी, क्लासिक्स पे फोकस किया गया। और यही टाइम था जिसमें पर्ल पोएट की बात आती है। एनीवन, कोई पर्ल पोएट पे कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहेगा, किनको हम पर्ल पोएट मानते हैं? पर्ल पोएट और द ग्वेन पोएट, ये ये पोयम लिखे थे सर ग्वेन करके, कोई वर्क था इनका, ग्वेन पोएट करके। इज पर्ल पोएट अ नेम, या पर्ल पोएट कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं? कौन है पर्ल पोएट्स? हु इज पर्ल पोएट्स? बताइए, एनीवन। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, ये जो दो नाम है ना, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ये जो दो लोग हैं इन्हीं को हम पर्ल पोएट के नाम से जानते हैं, या इनको ग्वेन पोएट कहा जाता है? किसी ने रिप्लाई किया है? ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। ये समझिए, पर्ल पोएट जो है वो इनको ही कहा जाता है। ये जो सर ग्वेन और द ग्रीन नाइट है, इनको हम पर्ल पोएट के नाम से जानते हैं। ये लोग चौसर के कंटेम्पररी थे, एंड दे वेर ऑल्सो नोन फॉर आर्थेरियन टेल्स। आर्थेरियन टेल्स रेफर्स टू किंग आर्थर की बड़ाई में इन्होंने भी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं। और इनकी पोइट्री क्लासिकल, जो क्लासिकल चीजें हैं, जो क्लासिकल क्या बोलेंगे उसको, जो क्लासिक्स स्टाइल है, जो क्लासिकल स्टाइल है, उसको फॉलो करते हुए ये वर्स, ये पोइट्री ये लोग लिखा करते थे। सर ग्वेन एंड ग्रीन नाइट पर्ल पोएट, ध्यान रखिएगा, एंड दे वर इन 14th सेंचुरी। तो क्रोनोलॉजी के लिहाज से आपको याद रखना है, लेमन पहले थे, लेमन के ब्रूट्स, उसके बाद ये जॉफ्री ऑफ मैनमॉथ, फिर मैनिंग्स, और तब आते हैं पर्ल पोएट्स। तो ये लोग बाद में आते हैं। एंड दे ऑल वेयर राइट ट्राइंग टू राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और सबने किंग आर्थर को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। सबने किंग आर्थर के से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखने की कोशिश की, और किंग आर्थर को एक तरीके से ग्लोरीफाई किया। ऑल ऑफ देम हैव ग्लोरीफाइड किंग आर्थर। और एक चीज फैक्ट्स के लिए आपको याद रखना है कि वो जैसे जो उनका स्वॉर्ड है वो किस में आता है, तो वो जॉफ्री ऑफ मैनमौथ के बुक में आता है। और कौन पोएट्री लिख रहा था, तो ये याद रखना है कि दे वेर द पर्ल पोएट। पर्ल पोएट सर ग्वेन, और जिनको ग्वेन पोएट भी कहते हैं, ये चौसर और गॉवर और लैंगलैंड के कंटेम्पररी थे, तो सेम टाइम पे ही ये लोग लिख रहे थे। एंड दे ऑल वेयर ट्राइंग टू पॉपुलराइज, और ट्राइंग टू पॉपुलराइज क्या, दे ऑल हैव पॉपुलराइज किंग आर्थर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। स्टिल देयर इज अ डिबेट दैट वेदर किंग आर्थर रियली एग्जिस्टेड और नॉट। उसके बावजूद भी इस पे बहुत डिबेट आपको है ही। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? और एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग? कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। और शुड आई कंटिन्यू? ओके, ठीक है। अब एक और राइटर का जो डिटेल्स है वो हमें समझना है, वो इज रॉबर्ट कॉटन। रॉबर्ट कॉटन जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के नहीं हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट उन्होंने जो भी वर्क लिखा है वो मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड है। दैट इज वाई वी विल स्टडी रॉबर्ट कॉटन इन मिडिल इंग्लिश पीरियड। रॉबर्ट कॉटन है वैसे एलिजाबेथन एज के भी बाद के, 17th सेंचुरी जैकोबियन एरा के भी बाद के हैं, 17 से मिल्टन वगैरह के कंटेम्पररी हैं रॉबर्ट कॉटन। बट स्टिल जस्ट बिकॉज ही हैज रिटन ऑन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो जो भी उनके टेक्स्ट है वो मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड है। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग हियर। तो ये भी मैन्युस्क्रिप्ट एट कॉटन नैरो एक्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट ब्रूस कॉटन, अ कलेक्टर ऑफ मिडाइवल टेक्स्ट। मतलब ये जितने भी मिडाइवल टेक्स्ट है उसके कलेक्टर होने का मतलब कि वो उन टेक्स्ट पे रिसर्च करते थे। रॉबर्ट कॉटन एज अ पर्सन, एज अ रिसर्चर ऑफ द मिडाइवल टेक्स्ट के मिडिल एजेस में। और 12th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी तक जो भी
वर्क लिखा गया उस पे रिसर्च करना, मतलब ही वाज बेसिकली रिसर्चिंग ऑन दोज थिंग्स, एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन लोकल हिस्ट्री, एंटिक्वेनिज्म। एंटिक्वेरियनिज्म का मतलब है कि जो भी चीजें जो बहुत हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हैं उसमें इन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट outshone of the crown, the church of them inns of the court, given to the British Library by his grandson. He was not living in the Middle Englishes, but has contributed a lot to that age. इसमें समझना ये है कि जब भी उन्होंने ये वर्क लिखा, फिर उस समय वो चीज़ें पब्लिश होने के बावजूद भी बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी। तो उनके जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने वो सारे वर्क्स ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। और फिर रिसर्च पर्पस से रॉबर्ट कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट कॉटन वाज बेसिकली राइटर से ज्यादा आप इनको एज अ रिसर्चर देखिए। ही वाज अ रिसर्चर, ही वाज अ कलेक्टर ऑफ द मिडाइवल टेक्स्ट, एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन द लोकल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। इस पे आपको ध्यान। और जो भी ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो टेक्स्ट थे जो बहुत उस टाइम पीरियड पे लिखे हुए थे, यस, ट्रांसलेटर, ही इज आल्सो द ट्रांसलेटर। उस टाइम के वर्क को इन्होंने जो मॉडर्न इंग्लिश थी 16-17 सेंचुरी की जो इंग्लिश थी उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश की और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। तो इनको ये इनके बारे में ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो रॉबर्ट कॉटन इज द नेम ऑफ 17th सेंचुरी, बट ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मिडिल इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट। उसको ट्रांसलेट किया है, उसमें और भी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड की हैं, उसको सिंप्लीफाई किया है कंटेम्प्रेरी रीडर्स के लिए। तो दिस इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कॉटन। ये डायलेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये चार इलाके, पांच जो है वो चल रहा था। और इस पे डायलेक्ट्स पे बात करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। वो कौन सा डायलेक्ट या लैंग्वेज था जो आगे चल करके स्टैंडर्ड बना ओल्ड इंग्लिश पीरियड का? वो ये तो मिडिल इंग्लिश पीरियड आ गया, बट ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो कौन सा डायलेक्ट था विच डायलेक्ट वाज स्टैंडर्डाइज और विच डायलेक्ट बिकम स्टैंडर्ड ऑफ द ओल्ड? वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट। यस, वेस्ट सेक्शन। तो ये दीज वेर द एरियाज, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, नॉर्दर्न पार्ट। तो साउथ वेस्टर्न में ओल्ड इंग्लिश का वेस्ट सेक्शन लैंग्वेज ही बोला जा रहा था। साउथ ईस्टर्न में ओल्ड इंग्लिश का कैंटिस लैंग्वेज बोला जा रहा था, वेसेक्स, राइट। और ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और नॉर्दर्न पार्ट में ओल्ड इंग्लिश का मर्शियन जो लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश की, वो बोला जा रहा था। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लैंड है, मर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ चॉसर। ये आपको ध्यान रखना है, बट स्टिल यू नीड टू क्लैरिफाई। ये यहाँ पे ये करना है कि चौसर का लैंग्वेज मर्सियन था, इसका मतलब ये नहीं है कि चौसर मर्सियन में लिख रहे थे, ऐसा नहीं है। उनके वर्क्स मतलब वो जहां से बिलोंग करते थे, उनका जो आप कह सकते हो जो मदर टंग था वो मर्शियन था। सो चौसर वॉज नॉट राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और दैट पर्टिकुलर डायलेक्ट, बट चौसर बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया और चौसर मदर टंग वॉज मर्शियन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे अब टाइम ऐसा आ गया था, जैसे लिंग्विस्टिक यूनिटी एक चीज होती है, इसको आप समझिए। कोशिश किया जाता है, कोई भी जो देश है, कोई भी जो नेशन है, वो ये कोशिश करता है, जैसे अभी इंडिया में भी यही चल रहा है हिंदी को लेकर के, कि पूरे देश में वन नेशन वन लैंग्वेज की जो बात हो रही है, हालांकि ये कितना सही है ये कितना नहीं, बट उस कंट्री के आइडेंटिटी के लिए डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट्स होने के बावजूद भी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक सिंगल लैंग्वेज हो जो लगभग हर जगह पे बोला और समझा जा रहा हो। At least at in every part of the country people should speak or at least understand that particular language। इस फिलॉसफी पे काम किया जाता है। तो यही चीज इंग्लैंड में अब मिडिल इंग्लिश पीरियड आते आते तक होने लगी थी। जैसे ओल्ड इंग्लिश में भी हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट में अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जा रहे थे। ये जो साइड में लिखा हुआ है ये भी ध्यान देने की बात है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर डिफर्ड इन दीज डायलेक्ट्स। जैसे कोई वर्ड अगर ओल्ड इंग्लिश ये साउथ वेस्टर्न एरिया में अलग तरीके से लिखा जा रहा है, सेम वर्ड को ईस्ट मिडलैंड वाले पार्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ लिखा जा रहा है। तो ये थोड़े बहुत वेरिएशन एग्जिस्ट करते थे।
बट किसी भी नेशन के लिए जैसे ही कोई नेशन इमर्ज करेगा तो चाहेंगे कि चीजें स्टैंडर्ड हो जाए, उसमें एक यूनिटी आए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड को, फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नॉर्थ पार्ट में CLOTH लिख रहे हैं और वेस्ट पार्ट में CLOTHE लगा दे रहे हैं। ये नहीं कर सकते। और किसी जगह पे सिर्फ क्लॉथ को उसमें CLOTH मतलब ये डबल टी लगा करके लिख रहे हैं, तो ये वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो स्पेलिंग और ग्रामर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और वेरिएशंस एग्जिस्ट करते थे। बट मिडिल इंग्लिश पीरियड के एंड होते होते तक, 15th सेंचुरी आते आते तक, ये स्पेलिंग का जो डिफरेंसेस था ये थोड़ा सा कम होने लगा, और ये डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक यूनिटी फॉर्म होने लगी। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो नेशनल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ नेशनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। और इसमें बहुत बड़ा रोल था ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो चीजें यूनिवर्सिटी में, और फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये नेशनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को एक तरीके को इम्पोज करने में, ये जो नेशनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है इसको इम्पोज करने में दो चीजों का बहुत बड़ा रोल था। फॉर द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी जो थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो थे, उसका बहुत बड़ा रोल रहा। एंड सेकंड इज द रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो ये बहुत बड़ा रोल रहा नेशनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी फॉर्म करने में। मतलब अब एक ही लैंग्वेज टुवर्ड मोर इंग्लिशनेस, तो अब इंग्लिश जो है वो उसको लगभग सारे जगह पे बोला जाने लगा, और उसमें एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म उसका धीरे धीरे एग्जिस्ट करने लगा। वी आर रीडिंग हिस्ट्री और लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आएगा जहां आप ये कह सको कि हाँ अब जो है वो स्टैंडर्ड हो गया था इंग्लिश। ऐसा नहीं, ये एक प्रोसेस होता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। और कब एग्जैक्टली वो चीजें पूरी तरीके से स्टैंडर्ड हो गई, ये कोई भी हिस्टोरियन कोई एग्जैक्ट डेट पॉइंट आउट करके आपको नहीं बता सकता। तो ये चीजें मिडिल इंग्लिश पीरियड के एंड में स्टार्ट हो गई थी, ये आपको समझना है। और चीजें मतलब इंग्लैंड वॉज इमर्जिंग एज ए नेशन and moving towards national linguistic identity. आई होप मैं आपको ये चीज समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। ये चीजें क्लियर है ना, नेशनल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी किस चीज की। और धीरे धीरे वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को भी मतलब अडॉप्ट कर रहा था और उससे थोड़ा बचने की भी कोशिश कर रहा था। तो टुवर्ड्स मोर इंग्लिशनेस ये चीजें चल रही थी। एक मिनट, लास्ट पार्ट सिर्फ आपको इतना समझना है कि अब नाउ इंग्लैंड वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए नेशन, कॉन्शियस ऑफ इट्स नेशनहुड। वो जो पहले इंग्लैंड पूरी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था और कोई एक सिंगल किंग पूरे नेशन को एक तरीके से यूनिफाई करके चल रहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इंग्लैंड वाज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशन एंड इट वाज कॉन्शियस ऑफ इट्स नेशनहुड, अ सिंगल रेशियल कल्चरल यूनिटी। इस पे बात की जा रही थी कि सब जगह लगभग एक ही तरीके से चीजें हों, लैंग्वेज के बेसिस पे भी। नेटिव फॉर्म ऑफ लिटरेचर एग्जिस्ट करता था, रिलीजन, इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड वॉर, ये सारी चीजें लिटरेरी आउटपुट और लैंग्वेज के तौर पे भी। एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड की जो लैंग्वेज थी वो लगभग अब एक डेड लैंग्वेज हो चुकी थी इन्हीं 200-300 सालों में। मतलब 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक आते आते सिर्फ जो 450 टू 1066 की, वो पिछले 600 साल की जो ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट की जो लैंग्वेज थी, नाउ इट हैज बिकम ऑलमोस्ट डेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 450 टू 1066 ये 600 साल का लैंग्वेज था, वो अब लगभग 15th सेंचुरी आते आते तक डेड हो चुका था। और यहीं पे अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चौसर। चौसर के बारे में बेसिक चीज ये है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस चौसर से ही रियल स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। हालांकि ये हमारी चौथी क्लास है, इसके बावजूद भी मतलब जो 3-4 क्लासेस हुई वो बेसिकली ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड का बेसिक्स हम लोग समझ रहे थे। चौसर से ही रियल स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है। हडसन ने इनको ये कुछ एक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है फैक्चुअली, कि हडसन ने इनको कोट किया है कि ही इज द फर्स्ट ऑफ आवर रियली नेशनल पोएट कहा है।
और चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये बात कही है ड्राइडन ने। बहुत जगह पे लोग थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट ड्राइडन ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है एंड नॉट लिटरेचर, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हालांकि पोइट्री जो कहा है सेंस लिटरेचर का ही था कि पोइट्री में वो सारा लिटरेचर इंक्लूडेड है, बट स्टिल एग्जैक्टली ड्राइडन हैज डेजिग्नेटेड चौसर एज ए फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये आपको ध्यान रखना है। और चौसर से ही हम मानते हैं कि इट इज द ओपनिंग मोमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये चीजें थी आज की क्लास के लिए। इसमें से अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और शुड आई, तो ये मिडिल इंग्लिश पीरियड तक आप लोग देख लीजिएगा, वो लेक्चर्स भी आप लोग साथ में देखते रहें, बेटर रहेगा। और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड।